डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या ज़रूरत पड़ी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या लिमिटेशंस थे, ध्यान से देखिएगा आप। ठीक है, समझ लो पहले आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहले मैं आपको ये समझा देता, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडी, याद आ रहा ना आपको? मतलब ये जो है, देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, इससे पहले लेक्चर में मैं एक्सप्लेन किया हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप। क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बराबर है। इसका स्टेटमेंट ये था क्या, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और यूनिवर्स का जितना भी एनर्जी है ये सभी क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बताना भूल गया था कि कौन से प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो गए और कौन से प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो गए, क्योंकि इसने स्टेटमेंट ये बताया था, देखिए क्या, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, बराबर है। मतलब एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बराबर है ना। एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कन्वर्जन कब होगा? ठीक है, मीन्स देखिए कि जनरली क्या ह्यूमन बेस्ड एक्सपेरिमेंट ये बोलते हैं कि एनर्जी का कन्वर्जन जो है ना, मीन्स हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल होता। ठीक है, लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये नहीं बताया, बस इतना बताया था क्या, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, बराबर है। इट नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, इसका एक बहुत बड़ा लिमिटेशन ये था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन, हाउ कैन वी आइडेंटिफाइड spontaneous and non-spontaneous process, spontaneous and non-spontaneous process, यानी हम यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा और कौन सा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ओके, तो इसको एक्सप्लेन किया किसने? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने, है ना। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये है ह्यूमन बेस्ड एक्सपीरियंस। ठीक है, ह्यूमन पर, ठीक है, जो बेस्ड है एक्सपीरियंस, उसको एक्सप्लेन किया किसने? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता, क्या द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस फ्लो ऑफ हीट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम द हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। ठीक है, मैं इसको बहुत डिटेल एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि हीट का कन्वर्जन जो है फ्रॉम कहां से कहां, हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। चलिए ध्यान से देखिएगा, फॉर spontaneous process, for spontaneous process flow of heat is always unidirectional. For spontaneous process flow of heat is always unidirectional from higher temperature to the higher temperature to the लोअर टेम्परेचर। यानी हीट हमेशा जो है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है। मान लीजिए मैंने एक कंटेनर यूज किया, ध्यान से देखिएगा बेटा, ठीक है, और इसमें हमने यूज किए हॉट वाटर। एक बीकर में मैंने क्या यूज किया बताइए, हॉट वाटर, बराबर। क्या होगा कि पानी देखिए यहाँ पर धीरे धीरे ठंडा होगा, मीन्स यहाँ पर हीट बाहर आएगी, बराबर है। तो हॉट वाटर का कन्वर्जन काय में हो रहा बताइए, कोल्ड वाटर में, और ये स्पॉन्टेनियसली हो रहा, ऑटोमेटिकली हो रहा, नेचुरल प्रोसेस, ठीक है ना।
तो देखिए द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस फ्लो ऑफ हीट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम, है ना, द हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। कहां से कहां पर हीट फ्लो हो रहा है बोला, फ्रॉम द हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। मान लीजिए मैंने एक कंटेनर के अंदर हॉट वाटर लिया, गर्म पानी लिया, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि गर्म पानी धीरे धीरे ये ठंडा होगा, मतलब यहाँ से हीट रिलीज होगी, बराबर है ना। और जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है उस रिएक्शन को बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ध्यान से देखिएगा कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इशारा था एक्सोथर्मिक रिएक्शन की तरफ, बराबर है। यानी इसका ये स्टेटमेंट था कि जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं वो सारे के सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, बट ये आगे रॉन्ग प्रूफ होता है, ध्यान से देखना आप, ठीक है। पहले स्टेटमेंट समझ में आ गया क्या है, बोलो। फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस फ्लो ऑफ हीट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। हीट जो है हमेशा कहां से कहां पर फ्लो होगा, हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर, ठीक है। पहले आपको छोटे मोटे पॉइंट्स एक बता देता हूं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस किसको बोलेगी। देखिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है, या फिर इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं इसे, इरिवर्सिबल प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। मान लीजिए आप कि नदी का पानी जो है एक ही डायरेक्शन में बहता है ना, तो ये एग्जांपल है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की, ओके। नदी का पानी एक ही डायरेक्शन में बहता है, ये एग्जांपल है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की। अगर हम पानी को, ठीक है, ऊपर रखे मान लीजिए आप, तो क्या होगा, क्या वाटर का जो फॉल होगा, मतलब वाटर जो गिरेगा ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, कहां से कहां, हायर टू लोअर एनर्जी लेवल, बराबर है। और दुनिया की कोई भी चीज ये हमेशा स्टेबल स्टेट में रहना चाहती है, और जो चीज स्टेबल होगी उसका एनर्जी लेवल कम रहता, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस उसको बोलेंगे हम कि जो प्रोसेस ऑटोमेटिकली होते हैं, बराबर है। अ प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस, अ प्रोसेस that takes place on its own without any external influence, without any external influence called as, क्या बोलेंगे इसको हम, बोलो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं ऑन इट्स ओन की जगह। देखिए इसके लिए ये है, क्या यहाँ पर मान लीजिए थोड़ा सा हम इनिशियल स्टेट में एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो स्पेसिफिक या फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड एट इनिशियल स्टेट। मान लीजिए क्या एक कार ली है हमने, है ना, और रिमोट कार, ठीक है, उसमें हमने एनर्जी भर दी, मान लीजिए चाबी भर दी वहाँ पर, ठीक है। तो क्या होगा, क्या जब हम थोड़ा सा धक्का देंगे उस कार को तो स्पीड से चलने लगती ना, ठीक है। तो वो भी एग्जांपल किसकी है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की, ठीक है। और उसके बाद में एक अंडर गिवन कंडीशन भी हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट वाला ये है कि ऑन इट्स ओन, ओके, मतलब ऐसे प्रोसेस जो ऑटोमेटिकली होते हैं, है ना। तो जैसा फॉर एग्जांपल फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर वाटर जो है ना, हॉट वाटर यूज किया हूँ, ठीक है। अब देखिए हॉट वाटर क्या होगा कि धीरे धीरे कोल्ड वाटर होगा, ठीक है, या फिर एक हाई लेवल से हम वाटर को ट्रांसफर कर रहे, ठीक है, तो नीचे आ रहा है ना, मीन्स पहाड़ से पानी का नीचे जमीन की तरफ आना। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की, ऑटोमेटिकली होता, यहाँ पर हमारा कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, इसकी एग्जाम्पल नंबर 1, फ्लो ऑफ water always from higher level to the lower level, but never flow of water from lower level to द हायर लेवल। यानी पानी जो है हमेशा ऊपर से नीचे गिरेगा स्पॉन्टेनियसली, बराबर, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा ऑटोमेटिकली
कि पानी नीचे से ऊपर ऑटोमेटिकली जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि किसी कंटेनर में, टैंक में हमने पानी भरे थे, बराबर है, तो पानी क्या हो रहा है, धीरे धीरे नीचे आ रहा है। नीचे देखिए, तो ये वाटर का जो नीचे आना, ये प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस। लेकिन कभी आपने ऐसा देखे क्या, सर हमने एक कंटेनर के अंदर पानी भरे थे और ये ऑटोमेटिकली ऊपर जा रहा, ऐसा नहीं हो सकता है ना। मीन्स फ्लो ऑफ, देखिए क्या, फ्लो ऑफ वाटर जो है कहाँ से कहाँ होगा, ऑलवेज फ्रॉम हायर लेवल टू द लोअर लेवल, बट नेवर फ्लो ऑफ वाटर, है ना, फ्रॉम लोअर लेवल टू द हायर लेवल। ओके, ध्यान से देखिएगा। सेकंड, फ्लो ऑफ हीट। मान लीजिए मैंने इसमें गर्म पानी लिया, ठीक है, तो गर्म पानी धीरे धीरे ठंडा होगा। मीन्स देखिए, फ्लो ऑफ हीट, फ्लो ऑफ हीट ऑलवेज, ध्यान से देखिएगा, फ्लो ऑफ हीट ऑलवेज हॉटर बॉडी टू द कोल्डर बॉडी, है ना। हीट जो है हमेशा कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होती है, ऑटोमेटिकली हॉटर बॉडी टू द कोल्डर बॉडी। मान लीजिए मैंने इसके अंदर गर्म पानी लिया हूँ, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि गर्म पानी ये धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। तो ये प्रोसेस रहेगा बेटा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। समझ में आएगा आपकी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कितनी एग्जाम्पल होगी, 2। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए कि नदी का जो पानी है वो एक ही डायरेक्शन में बहता है, फ्लो ऑफ लेक वाटर इन वन डायरेक्शन, ठीक है, लिख दो इधर। चलिए देखिए, फ्लो ऑफ वाटर इन, ये फ्लो ऑफ लेक वाटर इन वन डायरेक्शन। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, बाद में ये समझाता हूं। फ्लो ऑफ लेक वाटर, लेक वाटर इन, है ना, वन डायरेक्शन, है ना, ये कभी रिवर्स नहीं आ सकता, बराबर बेटा, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ, डिसोल्यूशन ऑफ NaCl, ओके, शुगर इन वाटर। अगर आप NaCl को या फिर शुगर को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते स्पॉन्टेनियसली, है ना। वो सेपरेट करने की मेथड अलग है, तो वो हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस। मान लीजिए मैंने यहाँ पर यूज किया हूँ क्या, NaOH प्लस HCl, ठीक है, ये न्यूट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, न्यूट्रलाइजेशन। तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, क्या NaCl प्लस H2O, बराबर है, ठीक है ना। और ये न्यूट्रलाइजेशन के एग्जाम्पल है, डेल्टा H इज इक्वल टू -57, है ना, किलो जूल पर मोल। ओके, देखिए क्या हो रहा है इसमें कि NaOH के रिएक्शन के हमने HCl के साथ तैयार हो गया NaCl प्लस, NaOH के रिएक्शन HCl के साथ तैयार हो गया NaCl प्लस वाटर, ठीक है। लेकिन देखिए कि NaCl ये वाटर में डिसॉल्व होता, सॉल्युबल होगा, बराबर है, बट ये कंपाउंड तैयार नहीं करता, ठीक है। मतलब ये प्रोसेस कौन से बोला, स्पॉन्टेनियस। कौन सा प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस। समझ में आ गया आपकी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस किसको बोल रहे हैं हम, पक्का, ठीक है। मतलब जो प्रोसेस ऑटोमेटिकली होते है ना, उसको बोलेंगे हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब नॉन स्पॉन्टेनियस बोलो, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या रहेगा, ऐसे प्रोसेस जो ऑटोमेटिकली नहीं होते, है ना, बल्कि इसको यहाँ पर हमारे को एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है, उसे हम नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो हम मोटर यूज करते हैं ना, कि पानी को हमारे को नीचे से ऊपर चढ़ाना है, तो वहाँ पर हम मशीन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, क्या प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वाटर देखिए क्या लोअर लेवल से कहाँ पर जाएगा, हायर लेवल पर। लेकिन वहाँ पर हमारे को मशीन का इस्तेमाल करना पड़ा, तो वो एग्जाम्पल रहेगा नॉन स्पॉन्टेनियस का। किसका, नॉन स्पॉन्टेनियस, बराबर है। तो ध्यान से देखिएगा, अ प्रोसेस, ठीक है, दैट डज नॉट टेक्स प्लेस, ठीक है, ऑन इट्स ओन, ठीक है, ऑन इट्स ओन, विदाउट क्या रहेगा, एक्सटर्नल फोर्सेस। मतलब ऐसे प्रोसेस जो बगैर किसी एक्सटर्नल फोर्सेस के ऑटोमेटिकली हो, बराबर है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, बोलो, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और नॉन स्पॉन्टेनियस
क्या यहाँ पर देखिए, क्या मान लीजिए क्या ऐसा प्रोसेस जिसमें, ठीक, मतलब जो प्रोसेस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से है ना होते हैं, ऑनेस्ट नहीं भी लिखे चलेगा, है अ प्रोसेस दैट डज नॉट टेक्स प्लेस, है ना, विदाउट एक्सटर्नल फोर्स कॉल्ड एज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया? स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस में डिफरेंस समझ गए पक्का? और ध्यान से देखिएगा, इसका और एग्जांपल समझाता हूँ मैं आपको क्या आएगा। नोट किया आपने? देखिए एग्जांपल नंबर 4, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस समझते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, और ये भी समझ गए होंगे, लेकिन इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने का रीज़न ये है कि यहाँ जो स्टेटमेंट बताया किसने, सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने, ये क्यों रिजेक्ट होता, क्या इसका रीज़न है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, एग्जांपल नंबर 5, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर, है ना। गैस का जो डिफ्यूजन होता है ये हमेशा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ होता है। जैसा आपने देखा होगा क्या हवाएं जो चलती है हमेशा, बराबर है, उस तरफ चलती हैं जिस तरफ का प्रेशर कम हो। मतलब हवाएं जो है, एयर जो है ना, कहाँ से कहाँ चलेगी, हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर। देखते होंगे आप कभी कि कभी नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ में, इस तरह, बराबर ना, हवाएं जो है अपना रुख चेंज करते रहती है। क्यों? वो इसलिए चेंज करेगी क्योंकि जिस जगह का प्रेशर कम होगा तो हवाएं उस तरफ चलने लगती है, मीन्स हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर। ये नेचुरल सिस्टम है, ठीक है ना, मीन्स स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसमें कोई डाउट है क्या आपको? समझ में आ गया पक्का? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। अब देखिए सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक स्टेटमेंट ये था कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए फ्लो ऑफ हीट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम द हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। अब आपको ये समझाना है, लेकिन इससे पहले मैं आपको एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी समझा देता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ से आपको ये समझ में आ जाएगा क्या सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो स्टेटमेंट था कि ये कौन से प्रोसेस को, मतलब डेल्टा एस से हम क्यों नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, और ठीक है, या फिर इक्विलिब्रियम है। देखिएगा, हाँ, एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी, क्या है बोलो? एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी, ओके। ध्यान से देखिएगा, दुनिया की हर चीज हमेशा हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ ट्रांसफर होना चाहती है। मान लीजिए अगर हम किसी एक बड़े बिल्डिंग पर खड़े हो गए और आपको डायरेक्ट लास्ट स्टेज पर ऐसे खड़े कर दिए और नीचे गिरे के गए, ठीक है ना, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हेजिटेशन, घबराहट होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है। अब एनर्जी अगर ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, और वैसे ही अगर आपको ज़मीन पर डायरेक्ट खड़े करें तो कोई घबराहट नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एनर्जी लेवल कम है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, क्या वाटर का जो लेवल, देखिए एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी, ठीक है, फ्लो ऑफ वाटर, ये समझाता हूँ मैं आपको, है ना, कहाँ से कहाँ, हायर लेवल से कहाँ पर बोलो, लोअर लेवल पर ट्रांसफर हो रहा, कहाँ, हायर लेवल टू लोअर लेवल, ओके। ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर वाटर का लेवल हाई है, मान लीजिए आपका वाटर जो है ऊपर से नीचे फॉल हो रहा, कहाँ से कहाँ, हाई से लो पर। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एनर्जी का लेवल ज़्यादा रहेगा और यहाँ पर एनर्जी का लेवल कम रहेगा। इसको आप प्रोडक्ट मान लो, इसको रिएक्टर मान लो। क्या मान लेंगे आप इसको प्रोडक्ट और इसको रिएक्टेंट, बराबर ना। या फिर आइस कन्वर्टेड इनटू द वाटर, H2O, आइस कन्वर्टेड इनटू द वाटर, और इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है +6 किलो जूल पर मोल, जो इससे पहले हमने पढ़े हैं, है ना, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन में, ठीक है। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, बराबर। दोनों में एनर्जी ज़्यादा किसकी है बोलो, वाटर की, और आइस की एनर्जी कम है, ठीक है। तो दुनिया की कोई भी चीज़ ये हमेशा लोअर एनर्जी लेवल पर रहना चाहती है। अब देखिए एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी क्या रहेगा,
अगर किसी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल हो एज कंपेयर टू रिएक्टेंट क्या बोला मैंने आपको, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल हो एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। क्या होगा? स्पॉन्टेनियस। ठीक है। और अगर रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल हो एज कंपेयर टू प्रोडक्ट, तो वो प्रोसेस होगा नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इफ प्रोडक्ट इज फॉर केमिकल रिएक्शन, फॉर एनी केमिकल रिएक्शन, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, फॉर एनी केमिकल रिएक्शन इफ प्रोडक्ट is more stable than reactant, if product is more stable than reactant, then process will spontaneous। अगर प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल हो एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, एंड वाइस वर्सा। या फिर समझ में आ गया क्या आपको? अगर रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल हो एज कंपेयर टू प्रोडक्ट, तो वो प्रोसेस क्या रहेगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या लिखाई दे दो आपको पूरा, ध्यान से देखिएगा कि अगर प्रोडक्ट मोर स्टेबल हो एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, है ना, तो प्रोसेस क्या होगा? स्पॉन्टेनियस। फॉर एनी केमिकल रिएक्शन इफ प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, है ना, देन रिएक्टेंट, देन प्रोसेस बोलो विल स्पॉन्टेनियस। या फिर एंड इफ reactant is more stable, reactant is more stable, okay, reactant is more stable than product, then process will non spontaneous। प्रोसेस क्या रहेगा बोलो? नॉन स्पॉन्टेनियस। ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है। तो इसका इनडायरेक्ट मीनिंग ये था, देखिए, क्या यहाँ पर इसका एनर्जी बोलो ज़्यादा होना और इसका एनर्जी कम होना, बराबर है, तो तब क्या रहेगा बोलो? प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। इफ प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, यानी डेल्टा एच कैसे निकालते हैं? डेल्टा एच इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। इसका एनर्जी ज़्यादा होना और इसका एनर्जी कम होना। अब हम काम की बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्या अगर प्रोडक्ट का एंथैल्पी ज़्यादा हो एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, तो वो प्रोसेस क्या रहेगा बोलो? स्पॉन्टेनियस। ये इसका मीनिंग हो रहा। और अगर रिएक्टेंट का एंथैल्पी ज़्यादा हो प्रोडक्ट से, तो प्रोडक्ट वो प्रोसेस क्या रहेगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा कि हमेशा हम, बराबर, देखिए इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि अगर किसी सब्सटेंस का एनर्जी ज़्यादा हो, बराबर, तो उसका स्टेबिलिटी कम रहेगा। इफ, है ना, सब्सटेंस हैविंग मोर एनर्जी देन, है ना, लेस स्टेबिलिटी, विच हैज लेस स्टेबिलिटी। देखिए इफ, हाँ, इफ एनी सब्सटेंस हैविंग मोर एनर्जी देन which have less stability। अगर किसी सब्सटेंस का एनर्जी ज़्यादा हो तो उसका स्टेबिलिटी कम रहेगा, एंड वाइस वर्सा, या फिर उसका उल्टा, बराबर है। मीन्स अगर देखिए मोर एनर्जी हो, ज़्यादा एनर्जी हो, तो लेस स्टेबल रहेगा सब्सटेंस, बराबर है। और अगर देखिए लेस एनर्जी हो किसी सब्सटेंस का, तो उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा रहता, बराबर है। सो देयरफॉर मोर एनर्जी सब्सटेंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू द लेस एनर्जी। इसलिए हम मोर एनर्जी सब्सटेंस का कन्वर्जन कर सकते हैं किसमें? लेस एनर्जी में। क्यों? क्योंकि अगर एनर्जी कम रहेगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है। समझ में आया कंसेप्ट क्या है? अगर किसी सब्सटेंस का एनर्जी ज़्यादा हो तो स्टेबिलिटी कम रहेगा, और अगर एनर्जी कम हो तो स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा। इसलिए दुनिया की हर चीज़, बराबर है, स्टेबल होने के लिए, जब कोई भी दुनिया की चीज़ अगर स्टेबल होगी तो उसका एनर्जी लेवल कम रहेगा, है ना। इस वजह से दुनिया की हर चीज़ जो है ये लोअर एनर्जी लेवल में रहना चाहती हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होगा। अब देखिए आप कि यहाँ पर आइस का कन्वर्जन मैंने वाटर में किया,
ठीक है, मतलब इसका एनर्जी कम और इसका एनर्जी ज़्यादा है, ये मीनिंग हो रहा है ना इसका। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ये नोट कीजिए आपने, पक्का। देखिए एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। अब ये जो हम स्टेटमेंट लिखे थे क्या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, देखिए फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस फ्लो ऑफ हीट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। हीट जो है कहाँ से कहाँ फ्लो की, हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए क्राइटेरिया आया, क्राइटेरिया। ठीक, इसके लिए 3 क्राइटेरिया है। क्यों आए होंगे 3 क्राइटेरिया, ये आपको आज के लेक्चर में धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। पहला इसमें डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी, ध्यान से देखना, चेंज इन एंथैल्पी। सेकंड है डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी, जो अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। और एक है डेल्टा जी, है ना, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। अब मैं कोशिश करता हूं कि पहले आपको डेल्टा एच समझा दूं। देखिए इसने ये बताया क्या फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस फ्लो ऑफ हीट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, यानी हीट जो हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगी। कहाँ से कहाँ, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। देखिए मान लीजिए आप, ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। अब यहाँ पर इसका एनर्जी हाई बता रहा है ये, और इसका एनर्जी लो बता रहा है ना, हायर एनर्जी लेवल और लोअर एनर्जी लेवल। और प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस है। क्या है, स्पॉन्टेनियस, बराबर है। तो डेल्टा एच क्या रहता है बोलो, डेल्टा एच इज इक्वल टू, है ना, सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, बराबर है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट का एंथैल्पी कम है और रिएक्टेंट का एंथैल्पी ज़्यादा है, तो सिंपल सी बात है कि डेल्टा एच क्या आएगा, निगेटिव आएगा। क्या आएगा, डेल्टा एच निगेटिव। कंसेप्ट समझ में आ रहेगा आपको कि प्रोडक्ट का एंथैल्पी, है ना, एनर्जी कम बता रहा और रिएक्टेंट का ज़्यादा बता रहा। ये इसलिए बताया ना, फ्लो ऑफ हीट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर, यानी ये लोअर टेम्परेचर और ये हायर टेम्परेचर। ठीक है, तो प्रोडक्ट का एंथैल्पी बोलो कम है और रिएक्टेंट का ज़्यादा है, तो आंसर नेगेटिव में आएगा। तो इसका मीनिंग क्या था, क्या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एच जो है ये हमेशा नेगेटिव रहता। क्या बताया था इसने, किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एच ये हमेशा नेगेटिव रहता, बराबर है। लेकिन ये ट्रू नहीं है, क्यों नहीं, मैं आपको बताता, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये नोट किए इधर का पॉइंट्स, देखिए क्यों ट्रू नहीं है, समझ लो पहले आप। देखो एक्सपेरिमेंटली क्या क्या देखा गया मैं आपको बताता हूं। ठीक है, देखिए क्या KOH का रिएक्शन करवा रहे हैं हम HNO3 के साथ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये हो जाएगा KNO3 प्लस H2O, और इसके लिए डेल्टा H है -57 किलो जूल पर मोल। इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि यहाँ पर इसका एनर्जी ज़्यादा है और इसका एनर्जी कम है, इसका एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, ये हो जाएगा प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर हम NaCl को ऐड करेंगे वाटर में, किसको, NaCl को, बराबर है, ऐड करेंगे वाटर में, तो ये तैयार कर देगा इसे आयंस Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, जो हम इससे पहले के लेक्चर में देखे, एक्वस है ना, ये एक्वस रहेगा, ये एक्वस। और यहाँ पर डेल्टा H आ रहा 4 किलो जूल पर मोल। अब ये कहानी कैसी है, तो इसका मीनिंग ये हो रहा है कि यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन तैयार हो गया NaCl प्लस वाटर, डेल्टा H इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, तो ये तो पॉजिटिव आ रहा था। ठीक है ना, अब देखो कितना कॉमन सेंस है, क्या NaCl को अगर हम वाटर में ऐड कर देंगे तो स्पॉन्टेनियसली सोल्यूबल हो जाएगा, वाटर में हो जाएगा सोल्यूबल। ओके, लेकिन यहाँ पर इसका डेल्टा H तो पॉजिटिव है। ठीक है, और ये ह्यूमन एक्सपेरिमेंट क्या बता रहे थे कि डेल्टा H अगर नेगेटिव रहेगा मीन्स एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा वो, ठीक है ना, और वो प्रोसेस रहेगा स्पॉन्टेनियस। जबकि यहाँ पर डेल्टा H, देखिए यहाँ पर डेल्टा H क्या था, नेगेटिव, और यहाँ पर डेल्टा H तो पॉजिटिव आ रहा, तो भी ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, बराबर ना। समझ में आ रहा है आपको कौन सा प्रोसेस है ये, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखिए, जस्ट बताया मैंने आपको, H2O सॉलिड का कन्वर्जन किया मैंने H2O लिक्विड में,
और इसके लिए डेल्टा एच है 6 किलो जूल पर मोल, 6.01 रहता है जनरली, 6.01 किलो जूल पर मोल। मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट का एंथैल्पी ज़्यादा है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, बराबर है। यहाँ पर भी क्या बोलो कि एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर डेल्टा एच पॉजिटिव आ रहा तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, और यहाँ पर देखिए कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस रहेगा अगर हम इसको 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीट करेंगे, है ना। क्या होगा, क्या आइस का कन्वर्जन वाटर में होगा। अब इसका एनर्जी ज़्यादा रहेगा और इसका एनर्जी कम रहेगा, प्रोडक्ट का एंथैल्पी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट, तो ये प्रोसेस भी तो स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। मतलब ये जो स्टेटमेंट था ये रॉन्ग प्रूफ हो रहा, समझ में आ रहा है क्या आपको। क्या हीट हमेशा क्या बता रहा था, ये हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर, यानी यहाँ पर देखिए क्या प्रोडक्ट की एनर्जी हमेशा कम रहना चाहिए, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, बट इट इज़ रॉन्ग बिकॉज मैनी केमिकल रिएक्शंस, है ना, हैविंग इन मैनी केमिकल रिएक्शंस प्रोडक्ट हैविंग हायर एनर्जी एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, बराबर। बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन है कि जिसमें प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा रहता है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। समझ में आ गया आपका कंसेप्ट क्या है, तो पक्का। तो ये जो डेल्टा एच वाला था, मतलब ये जो पहला क्राइटेरिया था डेल्टा एच वाला, ये रॉन्ग प्रूफ हो गया। 100% हम श्योर नहीं बोल सकते डेल्टा एच पॉजिटिव नेगेटिव पर से कि प्रोसेस ये स्पॉन्टेनियस है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ में आ गया आपको। सेकंड है एंट्रोपी। एंट्रोपी मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब ये हमारा टॉपिक अगला रहेगा क्या, व्हाट इज मीन बाय एंट्रोपी, एंट्रोपी का डेफिनेशन क्या है, मैं आपको शॉर्ट में भी बता देता हूँ। देखिए एंट्रोपी, एंट्रोपी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, ठीक है। और चेंज इन एंट्रोपी रहता है एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, बराबर है। यानी इसने बताया एंट्रोपी ने कि इसके जरिए हम निकाल सकते हैं डिसऑर्डर और रैंडमनेस ऑफ सिस्टम। क्या निकालेंगे, डिसऑर्डर और रैंडमनेस ऑफ सिस्टम, है ना। दैट प्रोसेस, देखिए किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, या फिर एंट्रोपी किसको बोलेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनेमिक दैट डिटरमाइन डिसऑर्डर और रैंडमनेस ऑफ सिस्टम कॉल्ड एज एंट्रोपी। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि गैस का एंट्रोपी ज़्यादा रहता है, फिर उसके बाद में लिक्विड का, और सबसे कम एंट्रोपी है सॉलिड का, ठीक है। देखिए 2-3 एग्जाम्पल भी थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या H2O सॉलिड का कन्वर्जन किया हूँ मैंने H2O लिक्विड में, तो यहाँ पर डेल्टा एस रहेगा पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि अगर प्रोडक्ट का एंट्रोपी ज्यादा हो रिएक्टेंट से, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। ओके, सो डेल्टा एस ये रहेगा बेटा पॉजिटिव। और अगर रिएक्टेंट का एंट्रोपी ज्यादा हो प्रोडक्ट से, ठीक है, तो डेल्टा एस क्या रहेगा, बोलो नेगेटिव। क्या रहेगा, डेल्टा एस नेगेटिव, और इक्विलिब्रियम पर 0 रहता। देखिए तो यहाँ पर रैंडम पार्टिकल किसके ज्यादा है, वाटर के है एज कंपेयर टू आइस, तो डेल्टा एस पॉजिटिव आ रहा, बराबर है ना। क्या आ रहा, डेल्टा एस पॉजिटिव। और यहाँ पर डेल्टा एच क्या आया था, जस्ट बताया आपको, डेल्टा एच भी पॉजिटिव था, बराबर है ना, जस्ट अभी देखिए हमने, ठीक है। जबकि डेल्टा एच का ये कहना था, क्या देखिए, क्या अगर मतलब एंथैल्पी चेंज कितना नेगेटिव हो तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर डेल्टा एच पॉजिटिव और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर डेल्टा एस ये है ना, इस पर डोमिनेंट रहेगा डेल्टा एच पर। इस बेसिस पर हम डेल्टा एस के जरिए बता सकते हैं कि ये प्रोसेस क्या रहेगा, स्पॉन्टेनियस, ठीक है। सेकंड ध्यान से देखिएगा, हाँ, मतलब बताने का मीनिंग ये है कि अगर डेल्टा एस पॉजिटिव आया तो प्रोसेस क्या रहेगा, बोलो बेटा स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा एच पॉजिटिव आया तो प्रोसेस क्या रहता, नॉन स्पॉन्टेनियस। जब इस तरह की कंडीशन आ जावे, ठीक है, तो उस वक्त आप इसको प्रीफर करना चेंज इन एंट्रोपी। इस बेसिस पर हम बोलेंगे कि ये प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस, और इस वजह से डेल्टा एच पॉजिटिव है ना, मीन्स डेल्टा एच नेगेटिव वाला कंसेप्ट रिजेक्ट हुआ। ओके, ध्यान से देखिएगा। सेकंड एग्जांपल देखिए, CaCO3 को मैंने डिकम्पोज किया हूँ, CaO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये सॉलिड, ये सॉलिड। तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट का एंट्रोपी ज्यादा है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट, बराबर है। मीन्स यहाँ पर डेल्टा एस क्या रहेगा, नेगेटिव। अब डेल्टा एस अगर नेगेटिव रहेगा तो प्रोसेस क्या रहेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या रहेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, नहीं सॉरी पॉजिटिव आ रहा ना,
क्योंकि प्रोडक्ट का एंट्रोपी ज़्यादा है, रिएक्टेंट का कम है, बराबर है। ये हम अगले लेक्चर में बहुत डिटेल पढ़ेंगे इसको। एक बात, एक लास्ट टॉपिक देख लिए कि H2 प्लस O2 गिव्स H2O, मैंने 2 मोल लिया, ये है बेटा लिक्विड, ये है गैस, ये है गैस। एंट्रोपी ज़्यादा है किसका है? रिएक्टेंट का है, प्रोडक्ट का कम है, तो आंसर क्या आएगा बोलो? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है ना, सो डेल्टा S इज इक्वल टू नेगेटिव, बराबर है। तो ये प्रोसेस क्या रहेगा बेटा बोलो? ये हमें सॉरी स्पॉन्टेनियस लिखना चाहिए ना, ये क्या रहेगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या रहेगा? नॉन स्पॉन्टेनियस, बराबर है। यहाँ तक के समझ में आ गया। अब देखिए डेल्टा एस भी क्यों रिजेक्ट होगा, हालांकि यहाँ तक के थोड़ा सफिशिएंट था, लेकिन अगर हम गैस को लिक्विफाई करेंगे, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, ठीक है, क्या बोलो? लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, मतलब गैस का कन्वर्जन हो रहा है लिक्विड में, है ना। तो यहाँ पर डेल्टा एस ये रहेगा नेगेटिव, बट दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, क्योंकि कंडीशन पर डिपेंड करता है। ये प्रोसेस क्या रहेगा? स्पॉन्टेनियस। तो इसका मीनिंग ये हो रहा कि हम 100% श्योर डायरेक्ट डेल्टा एच और डेल्टा एस से ये नहीं बता सकते क्या प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ में आ रहा है क्या आपको? जबकि हमारी अकल ये बोलती, देखिए पॉजिटिव आ रहा है डेल्टा एस, हमारी अकल ये बोलेगी कि यहाँ पर प्रोडक्ट की एंट्रोपी कम है, रिएक्टेंट की ज़्यादा है, तो आंसर इसका डेल्टा एस नेगेटिव आना चाहिए, बट दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, बराबर है, क्योंकि लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, बराबर है। यहाँ पर डेल्टा एस जो है, क्या लिख दे रहे यार, डेल्टा एस कितना नेगेटिव आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या है बोलो, प्रोडक्ट की एंट्रोपी कम है, रिएक्टेंट की एंट्रोपी ज़्यादा है ना। कम वाले में से ज़्यादा वाले में माइनस कर दिया तो आंसर माइनस में आ रहा है ना। और इस बेसिस पर ये प्रोसेस होना चाहिए था नॉन स्पॉन्टेनियस, बट इट इज़ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, बराबर है। तो इसका मीनिंग क्या हो रहा, क्या डेल्टा एच एंड डेल्टा एस पर हम डायरेक्ट श्योर 100% ये नहीं बता सकते कि कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस रहेगा और कौन सा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा, ठीक है ना। तो इसको हम 100% श्योर बता सकते हैं काय के जरिए, डेल्टा जी के जरिए, जो हम गिब्स एनर्जी पढ़ेंगे कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है, इस लेक्चर में। मतलब इसके बाद का जो लेक्चर डिटेल हम एक्सप्लेन करेंगे, एंट्रोपी पर एक्सप्लेन करेंगे, बराबर ना। भले हम एंट्रोपी से डायरेक्ट प्रोसेस नहीं बता सकते कि कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है और कौन सा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। चलो ये समझ में आ गया आपको? इसमें कोई डाउट है क्या? देखिए फर्स्ट क्या था, डेल्टा एच, इसके जरिए श्योर नहीं बताया हमने। डेल्टा एच बहुत सारे रिएक्शन पर ये एप्लीकेबल था, लेकिन सम रिएक्शन को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है और कौन सा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, बराबर है। तो लास्ट फाइनल स्टेज बचा हमारे लिए, क्या बोलो, डेल्टा जी। इसके थ्रू निकाल सकते हैं हम क्या प्रोसेस स्पॉन्टेनियस रहेगा या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अब देखिए ये था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट और देखिए क्या हो सकता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बस 5 मिनट का टॉपिक रह गया, ठीक है। देखिए ध्यान से आप, क्या हीट कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क अंटिल चेंज इन सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। ध्यान से देखिएगा, हीट कैन नॉट बी completely converted into the equivalent, heat cannot be completely converted into the an equivalent amount of work until change in सिस्टम और इट्स सराउंडिंग। मतलब हीट का कन्वर्जन हम वर्क में नहीं कर सकते जब तक इसका सिस्टम या फिर सराउंडिंग चेंज ना हो। और फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये कहना था कि हीट का कन्वर्जन हम वर्क में कर सकते हैं,
बराबर है। हीट का कन्वर्जन किसमें, वर्क में। लेकिन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बोलता है कि हीट का कन्वर्जन हम कंप्लीटली वर्क में नहीं कर सकते जब तक एक तो इसका सिस्टम या फिर सराउंडिंग चेंज ना हो। ओके, और एक लास्ट स्टेटमेंट ये भी है इसका कि नो मशीन येट हैज बीन मेड, नो मशीन yet has been made which has efficiency यूनिटी। मतलब दुनिया की कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जो 100% एफिशिएंट हो। मान लीजिए हम बाइक चला रहे, बीच में हमारा पेट्रोल ख़त्म हो गया, फ्यूल ख़त्म हो गया, तो ऐसा थोड़ी ना होने वाला है कि हम सराउंडिंग से एनर्जी ले लिए और फिर बाइक चलाने लगे। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। मतलब आज तक के दुनिया में कोई ऐसी मशीन तैयार नहीं है कि जितनी हमने उसको एनर्जी दे दिया और उसका कन्वर्जन 100% वर्क में हो जा रहा। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये कहना था, देखिए कि हम हीट का कन्वर्जन, ठीक है, मीन्स देखिए कि किसी भी मशीन को हम 100% एफिशिएंट बना सकते हैं, यानी जितनी एनर्जी ले ली, ठीक है, और बाद में फिर उस मशीन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि बाहर से हमारे को यहाँ पर एनर्जी लेने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ में क्या डिफरेंस था कि अभी तक कोई मशीन ऐसी तैयार नहीं हुई जिसका एफिशिएंसी 100% हो, है ना। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये कहना था क्या मशीन को हम 100% एफिशिएंट बना सकते हैं, जबकि ये गलत है। ठीक है, और हीट का कन्वर्जन हम वर्क में नहीं कर सकते। कब तक नहीं कर सकते? जब तक सिस्टम और इट्स सराउंडिंग में चेंज ना हो। ठीक है, बाय।